हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रीजनिंग के पार्ट में ही पूछे जाएंगे, तो हम उनकी तैयारी करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, शिक्षक को इस वजह से नैतिक चरित्र होना चाहिए। वो कौन सी वजह आपको ये बतानी है। ऑप्शंस हैं, छात्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सेकंड है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई जाएगी। थर्ड है, वह बुरा काम नहीं करेगा, या फिर उसके छात्र भी अच्छे नैतिक चरित्र को विकसित करने का प्रयास करेंगे। बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका आंसर। देखिए, अगर किसी भी टीचर का जो करेक्टर है वो अच्छा होगा तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स उसको देखेंगे। तो क्या है, हर कोई टीचर जो होता है उसका जो स्टूडेंट होता है वो अपने टीचर से ही सीखता है। तो अगर उसका अच्छा करेक्टर होगा तो बच्चों का करेक्टर भी अच्छा ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिज स्टूडेंट्स वुड ऑल्सो ट्राई टू डेवलप गुड मॉरल करेक्टर। ओके, तो होप यहाँ पे सबका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा सर्वोत्तम धन है क्योंकि, अब जो एजुकेशन है वो सुप्रीम वेल्थ है, तो आपको बताने हैं क्यों है। ऑप्शंस हैं, देखिए यहाँ पर, दूर होने पर भी यह कम नहीं होता, यह किसी के द्वारा छीना नहीं जा सकता, इसे कोई चुरा नहीं सकता, या ऊपर के सभी। बताइए। देखिए, शिक्षा हमारा सर्वोत्तम धर्म इसलिए है क्योंकि यह कभी भी हमसे दूर नहीं जाता, ये हमारे साथ ही रहता है, क्योंकि ये हमारे अंदर है, हमारे बिहेवियर में आ गई ये चीज़ें। अब और ना ही इसको कोई हमसे चुरा सकता है, और ना ही ये हमसे कोई छीन सकता है, ठीक है, क्योंकि अब ये हमारे बिहेवियर में है, हमसे दूर कहीं नहीं जाएगी। हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, उसके बेसिस पर हम अपना जो भी काम है या दूसरों के साथ व्यवहार है वो करते हैं। तो ये ना ही छीना जा सकता है, ना ही चुराया जा सकता है, ना ही दूर होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। सर्वोत्तम धन इसलिए ही इसको कहा गया है। नेक्स्ट है, शिक्षण विधियों के उपयोग के साथ विद द यूज ऑफ टीचिंग मेथड्स। अब शिक्षण विधि का यानी आप यूज करते हैं तो क्या होगा। पाठ पढ़ाए जाने पर छात्रों को अधिकतम सीमा तक लाभान्वित किया जा सकता है। छात्र पाठ को अच्छी तरह से समझते हैं, पाठ दिलचस्प हो जाता है, या फिर ऊपर के सभी। बताइए शिक्षण विधियों के उपयोग से क्या होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम शिक्षण विधियों का यूज़ करेंगे अपने शिक्षण में तो ये अधिकतम लाभान्वित होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा समझ में आएगा। अ, ये सेम वही ऑप्शन हो गया कि छात्र जो है पाठ को अच्छी तरह समझ सकते हैं, दिलचस्प हो जाएगा यानी कि इंटरेस्टिंग होगा, वो उसको और पढ़ने की कोशिश करेगा, वो बोर नहीं होगा पढ़ने से। और यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट है वो स्टूडेंट को उस चैप्टर से, या जो भी पीपीटी है या आप चार्ट के थ्रू पढ़ा रहे हैं, कोई भी आप मेथड यहाँ पे यूज़ करें, पीपीटी से पढ़ाएं या वीडियो के थ्रू पढ़ाएं, कैसे भी पढ़ाएं, बस ये क्या है, यहाँ पे जो अटेंशन है स्टूडेंट्स का ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा ज्ञान है, लेकिन अब जो शिक्षा है वो ज्ञान है, लेकिन किस तरह का ज्ञान है आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं, अच्छा नैतिक चरित्र ज्ञान की कुंजी है, बिना मतलब की शिक्षा नहीं दी जा सकती, पवित्रता और मूल्यों के बिना शिक्षा बेकार है, या फिर बिना अभ्यास शिक्षा बेकार है। बताइए। देखिए, शिक्षा ज्ञान तो है, यानी कि आपने देखिए हर कोई शिक्षा ग्रहण करता है, लेकिन वो उस शिक्षा का किस तरह से यूज़ कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर भी अच्छा सा बिहेवियर नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने ज़्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं किया, या फिर जिन्होंने बिल्कुल भी शिक्षा ग्रहण नहीं की है, लेकिन फिर भी वो अच्छा बिहेवियर रखते हैं, अच्छा उनके अंदर रेस्पेक्ट होता है बड़े लोगों के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा ज्ञान है लेकिन
सेकंड, पवित्रता और मूल्यों के बिना शिक्षा बेकार है। अगर आपके अंदर वैल्यूज़ नहीं है, किसी भी तरह के मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, किसी का आप रेस्पेक्ट नहीं करते, किसी चीज़ को आप ढंग से नहीं समझते हैं, तो ये सारी शिक्षा आपकी बेकार है। कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा होना भी आपका बेकार है जब तक आप किसी की कदर नहीं कर सकते या किसी का अच्छा नहीं सोच सकते। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो एक बच्चे का पहला शिक्षक है, यानी कि एक बच्चे का पहला शिक्षक क्या होता है? अध्यापक, उसका वातावरण, उसके माता पिता, उसका अपना चेतन मन। बताइए। देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। एक बच्चे का जो पहला शिक्षक होता है वो उसके माता पिता ही होते हैं। तभी कहा जाता है कि माता पिता से ही बच्चे के सारे वैल्यूज़ मिलते हैं। हम अमूमन भाषा में बोल भी देते हैं, अगर कोई अच्छे से बिहेव नहीं करता है तो हम बोलते हैं कि क्या सिखाया आपके घर वालों ने। यानी कि बच्चा शुरू में जो सीखता है वही उसकी पूरी लाइफ काम आते हैं, इसीलिए उसका जो पहला शिक्षक है वो उसके माता पिता ही होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, शिक्षण का कार्य यानी कि जो जॉब है टीचिंग की, वो एक शिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, कई शिक्षकों द्वारा नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पे किसी भी कर लीजिएगा क्योंकि इंग्लिश में है एनी पर्सन, और फिर है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। तो बताइए शिक्षण का कार्य कैसा है? देखिए शिक्षण का मतलब यहाँ पर है आपकी एजुकेशन से। आप एजुकेशन का मतलब सिर्फ यहाँ पे बुकिश नॉलेज है, ठीक है, तो उसको लेकर बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जा सकता, सिर्फ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यानी कि शिक्षित व्यक्ति है वही हमें शिक्षा देगा, कई शिक्षकों द्वारा भी नहीं दिया जा सकता और किसी व्यक्ति द्वारा, किसी एक व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए, शिक्षण का कार्य वो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, जो उच्च शिक्षा में शिक्षण का अधिक वांछनीय परिणाम है यानी कि डिजायरेबल आउटकम है वो क्या है? परिणाम का उच्च प्रतिशत, उन छात्रों की संख्या में वृद्धि जो विषय के लिए चुनते हैं, छात्रों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि, या फिर छात्रों की उपलब्धि में वृद्धि। बताइए। देखिए जब भी हम किसी भी स्टूडेंट को उच्च शिक्षा देते हैं तो वहाँ पे डिज़ायरेबल आउटकम यहाँ पे ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स खुद से सोचे, यानी कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम दी गई है तो वो खुद से सोचे कि उसको किस तरह से सोल्यूशन निकालना है, क्या करना है जिससे कि वो इसको सॉल्व कर पाए। तो उसकी खुद की स्वतंत्रता होनी चाहिए उच्च शिक्षा के अंदर। इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। सिर्फ परिणाम का उच्च प्रतिशत निकालना जरूरी नहीं है, उसकी थिंकिंग बढ़े। प्रतिशत यहाँ पे मैटर नहीं करती, मैटर करती है कि उसकी सोचने की क्षमता कितनी है, वो कितनी चीज़ें और कितने कम टाइम में अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन निकाल के दे सकता है। ठीक है, और उन छात्रों की संख्या में वृद्धि जो विषय के लिए चुनते हैं ये भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा, छात्रों की उपलब्धि में वृद्धि ये भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा। सिर्फ उनका अचीवमेंट अच्छा होना यहाँ पे मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि उनकी थिंकिंग कितनी बढ़ रही है, वो कितना समझ पा रहे हैं चीज़ों को, खुद से वो कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्ञान के प्रति हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए अनुभव जन्य साक्ष्य के आधार पर विज्ञान द्वारा सिद्ध किया गया कि क्या स्वीकार करना है, या फिर व्यक्तिगत रूप से सत्यापित नहीं होने वाली किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना, अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करना, या फिर सुधार के दायरे में विश्वास करना। बताइए हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? देखिए हमारा जो एटीट्यूड है नॉलेज को लेकर वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे एविडेंस हैं, एम्पिरिकल एविडेंस हैं, उनके बेसिस पर साइंस उन चीज़ों को प्रूव करे, यानी कि सत्य हो, तभी हमको हमारा वो ज्ञान होना चाहिए। यानी कि हर किसी का एक रीज़न होना चाहिए, हम कोई भी नॉलेज ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसका प्रॉपर एविडेंस नहीं है। या फिर साइंस हमें क्या बताता है? लॉजिक बताता है,
ठीक है। तो लॉजिक होगा उस चीज़ का तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनली वेरीफाइड करने से कोई मतलब नहीं है। पर्सनली वेरीफाइड से तो ये होगा कि कोई भी चीज़ रॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि हर पर्सन को कोई ना कोई चीज़ सही लगेगी, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी, वहाँ पे हर चीज़ सब अपने अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई कर लेंगे। फिर है टू एक्सेप्ट एज द फाइनल ट्रूथ। हम ये कैसे कहते हैं कि ये फाइनल ट्रूथ है, जब तक हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं होंगे। ठीक है। फिर है टू एक्सेप्ट बिलीविंग इन द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब इम्प्रूवमेंट के बेसिस पर भी हम उसको ऐसे ही बिलीव नहीं कर सकते। हमारे पास जब पूरा उसका रीज़न होगा, उसका पूरा लॉजिक होगा, किसी भी चीज़ को हम प्रूफ करने का उसके एविडेंस होंगे, तभी हम उसको सही मानेंगे। ठीक है। और उसी चीज़ को हम एज अ नॉलेज एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा पुटअप होता है तो हम वहाँ पे क्या कहते हैं कि ऐसा क्यों आया, यानी कि रीज़न पूछने की कोशिश करते हैं, और जब हम उस रीज़न से सेटिस्फाई हो जाते हैं तब उसको समझ लेते हैं उस मैटर को, और तब हम उसको फर्दर मूव करते हैं, जिससे कि किसी और को बता सकें कि हाँ ये ऐसे होता है, इसका कारण ये है। ठीक है। नेक्स्ट है कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का प्रबंधन सबसे अच्छा है। प्रधानाचार्य, छात्रों ने स्वयं यानी कि खुद वो छात्र, विषय शिक्षक या फिर कक्षा शिक्षक, बताइए। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्लासरूम आर बेस्ट मैनेज बाय, किसके द्वारा मैनेज किया जा सकता है? देखिए यहाँ पे प्रधानाचार्य कहा गया है तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कक्षा की बात की जा रही है। प्रधानाचार्य कभी भी कक्षा से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, वो कभी कभी विजिट करने कक्षा में जाते हैं। वो सिर्फ जो भी टीचर्स हैं वहाँ के, उस क्लास के, वो उनसे फीडबैक लेते रहते हैं स्टूडेंट्स का। वो कभी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते स्टूडेंट्स से, एक एक स्टूडेंट का उन्हें बिहेवियर नहीं पता है, तो ये नहीं होगा। छात्र स्वयं अपना मनोवैज्ञानिक पहलू का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। विषय शिक्षक को भी नहीं पता होगा, क्योंकि विषय शिक्षक को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम में वो सिर्फ उस क्लास में जाएगा। हो सकता है कि उस समय वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स उनके स्ट्रिक्टनेस की वजह से या फिर कोई और रीज़न की वजह से जो रियल में उनका बिहेवियर है वो उनके सामने शो ना करते हों, तो ये भी कट जाएगा। सिर्फ एक कक्षा निरीक्षक यहाँ पे सही होगा, क्योंकि एक कक्षा निरीक्षक ही ऐसा पर्सन होता है जिसको पूरा प्रॉपर तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसको एक एक स्टूडेंट के बारे में पता है, कौन किस तरह का बिहेवियर है, हमें अपनी क्लास को किस तरह मैनेज करना है, क्या चीज़ हमारी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए या हमारे क्लास के लिए बेनिफिशियल है, हमें किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करनी है। ये सिर्फ एक कक्षा को ही पता है, क्योंकि उसका ज़्यादा टाइम अपनी कक्षा के साथ ही जाता है या उसके बारे में सोचने में ही जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। होप ये भी आपका सबका आंसर यहाँ पे क्लियर था। नेक्स्ट है अक्षा शिक्षण सबसे अच्छा परिलक्षित होता है, यानी कि जो गुड टीचिंग जो होती है, अक्षा शिक्षण की जगह यहाँ पे अक्षी शिक्षण कर लीजिएगा, यानी कि गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय छात्र की उपस्थिति, भेद की संख्या, पिन ड्रॉप क्लास में सन्नाटा, या फिर छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न, बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर। देखिए अक्षय शिक्षण की हम बात करें तो वो हमें तभी पता चलेगा कि जब हमारे स्टूडेंट्स हमारे हमसे मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछेंगे कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है या फिर ये ऐसा क्यों हुआ, तभी हमें लगेगा कि हाँ हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन भी तभी पूछते हैं जब उनको कोई भी चीज़ समझ में आती है या फिर नहीं समझ में आती है। जब स्टूडेंट डाउट में होते हैं तो वहाँ पे वो चुप रहते हैं। ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स को अच्छे से समझते हैं कोई भी टॉपिक और वहाँ उन्हें कन्फ्यूज़न होती है तो वहाँ वो मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछते हैं। इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। पिन ड्रॉप साइलेंस होना ज़रूरी नहीं है कि अक्षर शिक्षण हो सकता है कि वो वहाँ पर टीचर के डर से नहीं बोलते हों। ठीक है। तो ये भी गलत है। स्टूडेंट जब बोलेगा नहीं तो वो क्वेश्चन कैसे करेगा। फिर है भेद की संख्या, ये भी गलत है। भेद की संख्या नहीं होनी चाहिए कक्षा के अंदर।
और छात्र की उपस्थिति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छात्र की उपस्थिति से ये हम नहीं पता लगा सकते कि उसका शिक्षण वहाँ पर कैसा है, क्योंकि छात्र में अगर उपस्थित है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर उनके मार्क्स दिए जाते हों उपस्थिति के, इस कारण वो उपस्थित हों। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उनको जो शिक्षण है या टीचिंग है टीचर की अच्छी लग रही है इसलिए भी वो वहाँ पे उपस्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज विकसित करने के लिए पूछताछ मन, इंक्वायरी माइंड, यानी कि छात्रों को व्यक्तित्व का विकास करना, जानकारी देना, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा मेन एम क्लासरूम टीचिंग का। देखिए यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखें तो मेन एम कक्षा शिक्षण का इसमें से कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में होता है कि संपूर्ण विकास करना तो हम एक बार मान लेते हैं, ठीक है, छात्रों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना, लेकिन यहाँ पे व्यक्तित्व का विकास करना, जानकारी देना सिर्फ जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, विकसित करने मुख्य काम नहीं होता, इनका मुख्य काम होता है उनको शिक्षा देना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास है अप्रत्यक्ष अनुपात में संबंधित, सीधे अनुपात में संबंधित, असंगत, या फिर कभी संबंधित और कभी संबंधित और कभी संबंधित नहीं हो। बताइए एजुकेशन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से हैं। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो बी राइट आंसर होगा। एजुकेशन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उनका सीधा संबंध है, क्योंकि देखिए जहाँ पर एजुकेशन होगी वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे वो अपने बारे में सोचेंगे, अपने जो जहाँ वो रहते हैं उस एरिया के बारे में सोचेंगे, और साथ ही साथ अपने देश के बारे में भी सोचेंगे, सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, और उसको आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे कि हमें और शिक्षित हैं तो देखिए वो अच्छा काम भी करेंगे, जिससे अर्निंग अच्छी होगी, जिससे देश का डेवलपमेंट होगा। इसलिए यहाँ पे इनका क्या है, रिलेशन डायरेक्ट है। नेक्स्ट है, छात्रों को उनके सीखने के आधार पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सीखने के लिए अर्थ और तर्क चाहता है। बताइए सामान्य ज्ञान सीखने वाला, गतिशील सीखने वाला, विशेषिकी सीखने वाला यानी कि एनालिटिक्स, और अभिनव विद्यार्थी जिसको हम इनोवेटिव स्टूडेंट भी या लर्नर भी बोलते हैं। बताइए इसमें से कौन सा आपको लगता है जो कि सीखने के लिए अर्थ और तर्क चाहता है। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सामान्य ज्ञान वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही कट गया। अब क्या बचा यहाँ पर हमारा, डायनेमिक्स। तो देखिए यहाँ पर डायनेमिक्स दे रखा है, ये भी नहीं होगा। अर्थ और तर्क आता है हमारा विश्लेषिकी में, सीखने वाले में, यानी कि एनालिटिक्स, क्योंकि एनालिटिक्स में ही हम लॉजिक्स की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, और इनोवेशन में भी ये नहीं होगा। ठीक है, इनोवेशन में तो न्यू आइडियाज जनरेट होंगे, ठीक है, उसके माइंड में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ये एनालाइज करेगा हर चीज़ को कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीज़न था इसके पीछे, क्या फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, एक कक्षा में एक आदर्श स्थिति कहाँ होगी। शिक्षक अपना व्याख्यान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, छात्र पूरी तरह से तैयार होकर आते हैं और शिक्षक की उपस्थिति में एक दूसरे से विषय पर चर्चा करते हैं। शिक्षक और छात्र विषय पर चर्चा करते हैं। शिक्षक व्याख्यान देते समय ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करता है। बताइए कौन सी स्थिति यहाँ पर आपको आदर्श लग रही है।
देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक अपना व्याख्यान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और शिक्षक और छात्र विषय पर चर्चा करते हैं। ठीक है। अ, एक टीचर के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि वो जो भी कुछ पढ़ा रहा है उसके लिए वो रेडी हो, उसको उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज हो, और साथ ही साथ टीचर और स्टूडेंट दोनों का क्या है, इंटरेक्शन होना चाहिए उस सब्जेक्ट के ऊपर। तभी वहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो स्टूडेंट का बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कक्षा में क्या अधिक वांछनीय है यानी कि डिजायरेबल है। एक शिक्षक सख्त अनुशासन बनाए रखता है और नियमित रूप से उपस्थित लेता है। छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने वाला शिक्षक, पाठ्यक्रम सामग्री और मानक पुस्तकों के आधार पर व्याख्यान देने वाला शिक्षक, या फिर एक शिक्षक जो पाठ और अपने स्वयं के अनुसंधान के आधार पर व्याख्या दे रहा है। बताइए। देखिए यहाँ पे अगर हम डिज़ायरेबल मोर डिज़ायरेबल इन अ क्लासरूम की बात करें तो एक टीचर अगर मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखेगा, टेकिंग अटेंडेंस रेगुलरली, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए हो सकता है उसके इस तरह से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखने से स्टूडेंट्स डरें, वो उससे क्वेश्चंस ना करें, और ये बहुत ही गलत एनवायरनमेंट है। हमें स्टूडेंट्स को डरा कर नहीं रखना है, हमें एक फ्रेंडली बिहेवियर रखना है जिससे कि स्टूडेंट्स कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो हमसे आके डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल कट गया। फिर है अ टीचर आंसरिंग क्वेश्चंस रेज्ड बाय स्टूडेंट्स, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर है वो सिर्फ यहाँ पे वो जो भी क्वेश्चन उठा रहा है उसका जवाब दे। ठीक है, डिज़ायरेबल नहीं है। फिर है अ टीचर डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंटेंट एंड स्टैंडर्ड बुक्स, सिर्फ डिलीवर करना ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप डिलीवर करेंगे तो क्या होगा, आप डिलीवर करेंगे, कोई एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कोई उसको सुन रहा है या कोई उसको नहीं सुन रहा है, आपको ये नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट है टीचर डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्स्ट एंड हिज ओन रिसर्च, ये बिल्कुल करेक्ट है। एक टीचर डिलीवरी भी कर रहा है और उसने कुछ ऐसी रिसर्च भी करी है जिसके बेसिस पर वो यहाँ पर क्या है, अपने रिसर्च के बेसिस पर उनको अच्छी तरह, जैसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पर उनको समझा पाएगा, और अच्छी तरह से कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू उनको वो समझा पाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ अटेंडेंस लेना था इसलिए ऑप्शन कट गया, सिर्फ अटेंडेंस लेना उसका काम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो होप यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। देखिए शिक्षण का कार्य, अब जो शिक्षण का कार्य है यानी कि जॉब ऑफ टीचिंग है, वो एक शिक्षक व्यक्ति द्वारा